च वन आधा वन किंगडम। हर हर महादेव। जब लालच की सीमा हद पार कर जाए तो समझ लेना विनाश निकट है। इसी के साथ मिस्टीरियस कहानी को शुरू करता हूँ। काल वर्ष 4999। जब पूरी जगत की मनुष्य पूरी तरह से अपनी मानवता खो चुका था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ताकत की नशे में चूर होकर अपने ही क्रिएटर को चुनौती दे दिया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो खुद को ही भगवान का दर्जा दे दिया। ये कहानी तब की है जब कलयुग अपने चरम सीमा को पार कर चुका था, और तब इंसान कलयुग मायाजाल में इस कदर फंस गए कि कलयुग को ही भगवान समझने लगे। बुद्धि भ्रष्ट, विवेक भ्रष्ट हो जाने पर तब इंसान इंसान नहीं रहते और तब इंसान कृताहर हद को पार कर देता। फिर वो किसी भी रिश्ता को समझ नहीं पाता और सभी के साथ हैवानियत की तरह बर्ताव करता। कलयुग का चरम सीमा पर आते ही इंसान की भूख, ताकत और जिज्ञासा को लेकर और भी बढ़ गया और दुनिया में छिपे हर एक रहस्य को खोजने की तलाश में दुनिया का कोने कोने तक जाने लगे। अग्रजगता, महामारी, हाहाकार, विषम और विध्वंसक युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया इस वक्त को समा हुई थी। इतना ही नहीं, दुनिया पर राज करने वाली कई कॉर्पोरेट कंपनी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही थी। जहां युद्ध सिर्फ गोलियों या बम से नहीं थी, बल्कि युद्ध में तरह का हथियार को इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर चाहे वो केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, लेजर वेपन, स्पेस वेपन और ऐसा कोई भी हथियार शेष नहीं बचा था। पर युद्ध के दूसरे तरफ कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी ताकत और जीत को सुनिश्चित करने के लिए उस रहस्यमय शक्ति को ढूंढ रहे थे, जिनके बारे में हाल ही में बहुत ज्यादा खबर आई थी। अंटार्कटिका। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एक बार फिर से भारत राज्य का रिसर्चकर्ताओं का सामना दूसरे राज्य का रिसर्चकर्ताओं से अंटार्कटिका में सामना हो गया। और एक बार फिर से उन रिसर्चकर्ताओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। और एक दिन भारत का रिसर्चकर्ताओं को वो शक्ति को ढूंढ लिया और उस शक्ति को आजमाने के लिए उस शक्ति को खोल दिया। ऐसा करते ही दिव्य रहस्यमय शक्ति पूरी आकाश गंगा में फैल गई। उसके तुरंत बाद ही आकाश में अंधेरा छा गया और एक आकाशवाणी हुआ, आज मैं आजाद हो गया। प्रेजेंट डे। उस घटना को घटा हुआ 100 वर्ष पूरे होने बाद घनघोर अंधेरा, ऊपर से सरसारी हवाएं और बादलों के टकराने से उससे निकलने वाली गर्जना मानो आज किसी महत्वपूर्ण योद्धा का बलिदान मांग रही हो। भीगी धरती और भीगी मौसम, सर्द और तीखी बहती हवाएं और ऊपर से अमावस्या की रात और सड़कों में भगती हुई नजर आ रही 24-25 साल की अत्यंत मनमोहक औरत लाल लिबाज में और अभी खूबसूरत लग रही थी। बचाओ 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 की आवाज उस महिला की मुंह से आ रही थी। आसपास में खड़े लोग मदद की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। महिला अपनी मदद के लिए हर तरफ देख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाई थी। गोद में पकड़ी अपनी 2 महीने बच्चे को जोर से गले लगाती हुई अपने आराध्य देव से कही, भगवान, क्या मैं यही दिन को देखने के लिए आपकी उपशिक बनी थी? जहां हर कोई मेरा साथ छोड़ रहा है, क्या आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे? रानी, यहाँ कोई नहीं जो तुम्हारा मदद करेगा, और जो करना भी चाहेगा मैं उससे परलोक भेज दूंगा। इसीलिए भागने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर उस दुनिया में राज करेंगे। वैसे भी तुम्हारा श्रावण में रखा ही क्या है? गुस्से से वो औरत कहती हुई, दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे, तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक हैवान हो। अपना एक और कदम मेरे तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहती हुई वो औरत ही तुम थी दिव्य भला की आवाहन की और उस हैवान से धीरे धीरे दूर जाती हुई बोली, अगर जिंदा रहना चाहते तो मुझसे दूर रहो। एक हाथ में 2 महीने की बच्चा तो दूसरी हाथ में एक दिव्य भला को लेकर भाग रही थी। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का लड़का उसी आ रहा था। रास्ते में एक मोड़ आया, दोनों टकरा गए। उसके क्षण बाद वो औरत दूसरी तरफ तेजी भागने लगी, लेकिन उस वक्त उसके पास बच्चा नहीं था। उस घटना को बीता हुआ आज 19 साल हो गया। ये कहानी कोई लव स्टोरी नहीं और ना ही किसी से बदले का। ये कहानी रुद्रा का, जिसको कंधों में जाने अनजाने में मानवता को बचाने का भार पड़ने वाला। उस घटने के बाद वो अधेड़ उम्र आदमी, उस औरत काफी इंतजार किया था, पर वो औरत कभी भी लौटकर वापस नहीं आई, जिस कारण उसके कंधों में एक जिम्मेदारी आ गया। छिपाकर उस औरत के बच्चे को अपने साथ हिमालय ले गया, जहां उस बच्चे का पालन पोषण किया और बच्चा आज 19 साल का हो गया है, जो बच्चेपन में ही अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखाकर अपने मुंह बोले दादाजी को हैरान कर चुका था। लेकिन आज वही लड़का अपने दादाजी से शिकायत करता हुआ बोल रहा था, दादाजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे अंदर भी जादुई क्षमता है? आज मैं 19 साल हो गया, लेकिन आज तक मैं जादू का पहले चरण को भी सीख नहीं सका हूं। मुझे तो लग रहा कि आप मुझे कुछ सिखाना चाहते ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उस बच्चे का उत्सुकता देख उसके दादा बोल पड़े, ऐसे रूठ कर ना जाओ रुद्र। अगर तुम ऐसे रूठ कर जाओगे तो ऐसा लग भगवान मुझसे स्वयं रूठ गए हैं।
इसीलिए बेटा अपने बूढ़े दादा से ऐसे ना रूठो, मैं भी चाहता हूं तुम यहाँ से बाहर जाओ और जाकर पूरी दुनिया घूमो। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अपनी दादा की ऐसी बातों को सुन रुद्र काफी भावुक हो गया और दादाजी के पास आता हुआ बोला, दादाजी मुझे माफ कर दो। रुद्र सिर पर उंगलियां फेरते हुए बोले, बेटा मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसको सुने के पश्चात भी तुम मेरे पोते ही रहोगे। दादाजी की ऐसी बहकी बहकी बातों से रुद्र का मन थोड़ा घबराने लगा और धीमी आवाज में पूछा, दादाजी आप ऐसे आज क्यों बोल रहे हो? मेरा मन आज से पहले इतना कभी डरा नहीं, यहाँ तक कि जब मेरा सामना बड़े बड़े सफेद भालुओं की झुंड से हुआ था तभी मेरा मन आज से ज्यादा कभी भी इतना डरा नहीं था। इसीलिए दादाजी आप मुझसे कुछ मत कहो। और थोड़ा रुकता हुआ आगे बोला, मैं आज से आपका हर बात मानूंगा, यहाँ तक मैं उन भालुओं से भी लड़ने नहीं जाऊंगा। बस आप कुछ मत बोलो। और कुछ नहीं कहने के लिए विनती करने लगा। रुद्र की बातों से दादाजी भी थोड़ा भावुक हो गए थे और रुद्र को मनाते हुए बोले, बेटा रुद्रा मैं तुमसे और नहीं छिपा सकता, इसीलिए तुम्हें जानना जरूरी है। इतना कहना ही था कि रुद्र अपना दोनों कान बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन दादाजी तो दादाजी ही थे, रुद्र का शरारत अच्छे से समझ रहे थे और जो वो बताना चाहते थे वो अत्यंत आवश्यक, इसीलिए अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, बेटा रुद्रा मैं तुम्हारा असल में दादा नहीं हूं और ना ही हमारा खून का रिश्ता है। और मैं पहले तुमसे इसीलिए नहीं बोला क्योंकि तुम उस नाबालिग थे, लेकिन आज तुम पूरे 19 साल के हो गए और ये जानना जरूरी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ जब तुमको मुझे सौंपी थी, खुद उस वक्त तुम्हारी माँ अपनी मौत से लड़ रही थी। इतना कहते हुए दादाजी शांत हो गए और रुद्र को एकटक देखने लगे। जब रुद्र को खामोश देखे तो दादाजी रुद्र का सिर सहलाते हुए बोले, बेटा मैं उसी वक्त भारत आया था और तुम्हारी माँ से यूं ही रास्ते में टकराया था, मुझ पर यकीन करो। और दादाजी एक लॉकेट को अपने हाथ में लेकर रुद्र को देते हुए बोले, ये तुम्हारी माँ ने तुमको दिया था और आगे ये सच के हमारा रिश्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आज भी और कल भी तुम्हारा दादा ही रहूंगा, बस तुम अपने संयम से काम लेना। दादाजी को भावुक होता देख अपनी अश्रुओं को पोंछता हुआ दादाजी से बोला, दादाजी बस इतनी सी बात, मुझे लगा आप कुछ और कहने वाले थे। दादाजी हैरानी से पूछे, तुम्हें क्या लगा था, जरा मुझे भी बताओ। रुद्र झेपते हुए बोला, मुझे लगा आप मुझे फिर से छोड़कर चले जाएंगे। आप जब भी अचानक से चले जाते थे मैं आपको बहुत याद करता था, क्योंकि मुझे कई दिनों तक भूखा रहने पड़ता और मुझे गंदे कपड़े भी पहनना पड़ता था और ऊपर से वो जंगली भुलाव भी मुझे खाने को दौड़ता था। तभी दादाजी रुद्र का कान पकड़ते हुए बोले, तो तुम मुझे इसलिए जल्दी आने को बोलते थे? आउच! दादाजी मुझे दर्द हो रहा, मेरे नाजुक कान को छोड़ दीजिए ना। और रुद्र का कान को छोड़ते हुए दादाजी एक लंबी सांसें लेते हुए बोले, एक और बात है। तुरंत ही रुद्र भी सीरियस हो गया और दादाजी से बोला, आप बताओ दादाजी, मैं सुन रहा हूँ। रुद्र की तरफ देखते हुए दादाजी बोले, ये तुम्हारे ही बारे में है, इसीलिए ध्यान से सुनना और मुझ पर तुमको भरोसा भी करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद तुम अपने कर्तव्य से भागने वाले काय योद्धा कहलाओ और तुम्हारे साथ समाज मुझे भी काय बोलेगा। दादाजी की मुंह से ऐसी बातें सुन रुद्र गुस्से से बोला, आप बताओ दादाजी, मैं भले ही ताकतवर नहीं हूं लेकिन मैं काय हूं। रुद्र को अपने झांसे में लेने के बाद दादाजी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अगर सुनने का हिम्मत है तो सुनो। तुमने बचपन में एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए उस बच्ची से शादी कर लिए थे और तुम यहीं पर नहीं, तुम उस बच्ची की होंठों को चूमते हुए तुमने उस बच्ची को धमकी देते हुए कहा था, अगर मैंने सुना तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं तुम्हारी दोनों पैर तोड़कर हमेशा के लिए घर में बैठा दूंगा। दादाजी की मुंह शादी शब्द और किसी के साथ जबरदस्ती किया हूं, ऐसा कुछ जब रुद्र को पता चला तो रुद्र तुरंत ही दादाजी को सकी की नजरों से देखता बोला, कहीं आप मुझे अपने कहानियों में नहीं उलझा रहे जिसके बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं। सच सच कहिए, मैंने सच में ऐसा किया था या फिर आप मुझे कोई काम करवाना चाहते? रुद्र का डरा हुआ चेहरा देख दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और दादाजी को हंसता देख रुद्र नाराज हो जाता और दादाजी पर गुस्सा करते हुए बोला, दादाजी आप बहुत बुरे हो। और ये कहते हुए रुद्र का चेहरा लाल हो चुका था। दादाजी खुद पर काबू पाते हुए और सीरियस होकर बोले, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरा मतलब तुम जादुई ताकत के बारे में जानने चाहते और जादुई क्षमता को सीखना चाहते थे। इसीलिए मेरा एक दोस्त रहता मध्य क्षेत्र में, वो वहां पर एक विजार्ड अकेडमी चलाता जहां पर काफी सारे योद्धा जादुई सीखने आते। मैं चाहता हूं तुम भी उसी अकेडमी को ज्वाइन कर लो। दादाजी की बातें सुनकर रुद्र बोला, ठीक है दादाजी, पर मेरा शर्त है। रुद्र का कुछ शर्त है, ये जान दादाजी थोड़ी हैरानी से बोले, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तभी रुद्र ग्यायासु से बोला, दादाजी
मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए जो भी आपने मुझे पढ़ने को दिया था, लेकिन उन ग्रंथों में मुझे ये नहीं पता चला कि हम इंसानों को शक्तियाँ कहाँ से मिला और कैसे मिला। आप आज मुझे इन रहस्यों के बारे में बताएं। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं कब और कैसा हुआ था, लेकिन मैं तुमको मानव और शैतानों के बीच हो चुका विषम लड़ाई के बारे में बताता हूँ। रुद्र जोश में बोला, दादाजी ये भी मेरे लिए चलेगा। दादाजी कहते हुए, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात। शैतानों और मानव योद्धा के बीच लड़ाई छिड़ चुका था और चारों तरफ कई मानव योद्धा के लाश पड़े थे। किसी भी पल मानव योद्धाओं की हार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस मुश्किल परिस्थिति में आधावन आगे चलकर आए और महाराज आधावन ने अपनी सेनाओं के साथ मिलकर उन शैतानों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद शैतानों ने अपना हार स्वीकार किया और वापस से पाताल लोक चले जाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन जाते जाते उन शैतानों ने बोला, हम तो अभी यहाँ से जा रहे, लेकिन हम 100 साल के बाद एक बार फिर से जरूर आऊंगा और तुम्हें हराकर तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए ये शैतान चले गए। और चूंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान आधावन साम्राज्य का था, हर जगह आधावन साम्राज्य और सम्राट आधावन का ही जय जयकार हो रहा था। दादाजी फॉलो आगे बोलते हुए, क्या तुम जानते हो, आज जो आधावन साम्राज्य है, पहले कभी उस भूमि में सिर्फ बर्फ रहा करता था। जैसे ही बोले रुद्र, तुरंत ही दादाजी अगला सवाल दागता हुआ पूछा, आपने तो बोला था आप कुछ नहीं जानते। हम इंसानों को शक्तियां कैसे मिली और कहां से मिला? मिथिकल त्रिशूल। हर हर महादेव। रोशनी के कारण पूरी दुनिया में अजीबोगरीब घटना होने लगा। इस घटना के कारण से पूरे पृथ्वी पर अलग अलग प्रजाति का क्रिएचर फिर से दिखने लगा, जैसे कि डेमन, डेवल, जायंट डेमन, कुछ प्राचीन बीस्ट जैसे ड्रैगन्स, जायंट बीस्ट, बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाला प्राचीन पक्षियां। इतना ही नहीं, जो जानवर पहले से अस्तित्व में थे, उन सब ने भी बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिला। जैसे कि उस दिव्य रोशनी के कारण उन जानवरों में भी जादुई और अद्भुत शक्तियां का मिश्रण देखने को मिला, जिससे को भी सोचने और समझने की भी शक्ति मिला और इंसानों की प्रकृति से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और खुद को इंसानों से भी बेहतर प्रजाति बनाया। और जो जानवर हम इंसानों से दूर रहते थे, शक्तियां मिलने पर इंसानों से भी लड़ना की तरह तरह की योजना बनाता हुआ इंसानों पर कई हमला भी करने लगा। सिर्फ इतना ही हुआ, जब दिव्य रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली थी, उसी पृथ्वी ग्रह से आधी आबादी घट गया और भूगोलिक क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे कि धरती और समुद्र, कहीं कहीं पर समंदर के बीच में जमीन निकल आई थी और समुद्र में रहने वाले प्राणी धरती में रहने वाले प्राणी से और भी ज्यादा खतरनाक और ठंडे दिलों के हो गए थे। और बेटा रुद्र, हम इंसानों के लिए अपनी शक्तियां पर काबू पाना और अपने शक्ति को उच्च स्तर ले जाने के लिए काफी सारी ताकतें मिला, जैसे कि डेविल एंड डेमन को मारने पर मिलने वाली ताकतें, दिव्यव्यति, सेमी गॉड, प्राचीन जानवरों और साथ में प्राचीन कला विद्या, प्राचीन महान हथियार जिसका इस्तेमाल करने से पूरा ब्रह्मांड जीता जा सकता था। और कुछ प्राचीन हथियार जो कई कई हजार साल पहले ब्रह्मांड में पाया जाता था, लेकिन किसी कारण वे सारे प्राचीन कहीं पर छिपा दिया गया। बेटा रुद्र, मुझे ठीक से कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ किस्से अपनी नानी से सुना था। जब भगवान शिव क्रोध हो उठे, दैत्य और राक्षसों के प्रजाति मिलकर देवताओं से लड़ धरती पर लड़ाई करते और लड़ाई होने वाला सबसे ज्यादा प्रभाव इंसानों को ही हुआ करता। इसी कारण भगवान शिव को क्रोध आकर अपना त्रिशूल इस्तेमाल करते हुए पूरे ब्रह्मांड से जादुई शक्तियां को छीन लिया था और एक साथ पूरे 11 ग्रह में 11 त्रिशूल से हमला हुआ और इस कारण सारे संसार से दिव्य शक्तियां, दैत्य शक्तियां, जादुई शक्तियां और भिन्न भिन्न जादुई शक्तियां से बने हुआ हथियार से भी शक्तियां छीन लिया गया। सिर्फ प्राचीन हथियारों में ही शक्तियां बचा रहा, क्योंकि प्राचीन हथियार में जो शक्तियां था उसमें देवताओं की शक्तियां होने के कारण उन हथियारों शक्तियां बची रही, लेकिन भगवान शिवा उन सारे दिव्य हथियारों को संसार के अगल अगल दिशाओं में भेज दिया। जितने भी प्राचीन मंत्र और सूत्र थे, उन सभी को धरती के गहराई में गाड़ दिया। उन मंत्रों और सूत्रों का रक्षा करने के लिए बड़े बड़े दानव को चुना गया। रुद्र अपने दादाजी की बात को बड़ा ही गौर से सुना रहा था, लेकिन बीच में ही रुद्र से रहा नहीं गया, तो दादाजी से सवाल करता हुआ रुद्र पूछा, दादाजी, भगवान शिव के वो 11 त्रिशूल भी तो प्राचीन था, तो वो त्रिशूल कहाँ गया? रुद्र के बातों को सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम लड़कों को सिर्फ हथियार में ही रुचि रहता, तो सुनो, कहते हैं भगवान शिव का वो 11 त्रिशूल एक प्राचीन त्रिशूल था, जो सृष्टि का निर्माण होने के समय पर एक उल्कापिंड से भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया सबसे पहला हथियार था, जिससे तोड़ किसी दूसरे अस्त्र के पास बिल्कुल भी नहीं था।
भगवान शिव ने जब उस त्रिशूल को छोड़ा था फिर उस त्रिशूल को कभी भी वापस नहीं बुलाया और जिस ग्रह पर वो प्राचीन त्रिशूल गया वो त्रिशूल उसी ग्रह पर रह गया। और उसी दिन से भगवान शिव बिना हथियार के हो गए, लेकिन वापस फिर कभी भी भगवान विश्वकर्मा को त्रिशूल बनाने को नहीं बोले। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता शक्ति के ऊर्जा से उत्पन्न हुआ एक आकर को माता सती अपने पति के लिए त्रिशूल बनाकर भगवान शिव को तोहफे में दिए थी। और तरह से यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। दादाजी आगे बोले, अब मेरे पास आओ और इस जादुई क्रिस्टल में अपना एक बूंद गिराओ। रुद्र इस पल का न जाने कब से इंतजार कर रहा था और जैसे ही दादाजी बोले, रुद्र तुरंत भागकर आता हुआ और उतना ही तेजी से खून का बूंद जादुई क्रिस्टल में गिरा देता। जैसे ही रुद्र अपना खून का एक बूंद जादुई क्रिस्टल में गिराता, उसके अगले ही पल रुद्र के आंखों के जादुई और मैकेनिकल तस्वीर के साथ आवाज भी आता हुआ। और जो रुद्र को तस्वीर के रूप दिखा वो दरअसल एक स्टेटस बॉक्स था, जिसमें रुद्र के बारे सारा जानकारी दिया हुआ था। रुद्र स्टेटस बॉक्स में देखता हुआ दादाजी से बोला, दादाजी इसमें अननोन वॉरियर लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन जब स्टेटस को नीचे स्क्रॉल किया तो मुझे ढेर सारे जादुई शक्तियां दिखा। क्या इसका मतलब मेरे पास भी जादुई शक्तियां जैसे आपके पास? रुद्र का सवाल का जवाब देते हुए दादाजी बोले, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जादुई शक्ति कब तक वापस आ सकता, लेकिन तुम एक महान योद्धा बनाने के सारे काबिलियत तुम्हारे अंदर हैं। रुद्र भी बोलता हुआ, क्या अगर मेरे पास जादुई ताकत नहीं, मैं जरूर महान योद्धा बनूंगा और ये मेरा आपसे वादा। इतना कहते हुए रुद्र बाहर चला जाता और कुछ बेसिक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा। अगले दिन रुद्र अपने दादाजी से मिलता हुआ अपने नए सफर में जाने लगा। तभी दादाजी रुद्र को 20-20 सोने के सिक्के देते हुए बोले, मेरे पास इतना ही था, इसीलिए तुम अपना ख्याल रहना। रुद्र सोने के सिक्के को लेता हुआ बोला, काफी है। और जाने से पहले भगवान की शिव मंदिर में रुद्र अपना माथा टेकता हुआ और उसी पल भगवान शिव के हाथ से त्रिशूल छूटकर जमीन पर गिर गया। रुद्र समझ नहीं पाया और त्रिशूल वापस भगवान शिव के हाथों में रखने को हुआ तो दादाजी पीछे से बोले, शायद भगवान ने तुमको अपना आशीर्वाद के तौर पर अपना त्रिशूल भेंट किए, अपने पास रख लो। ऐसा रुद्र को भी लगा था, क्योंकि जैसे ही रुद्र त्रिशूल को अपने हाथ में पकड़ा था, ठीक उसी पल रुद्र का दिमाग में एक घंटी की आवाज सुनाई दिया था। रुद्र जब उस आवाज में किया अपने स्टेटस बॉक्स से छूकर देखा तो हैरान था, क्योंकि रुद्र को एक नया जादुई ताकत खुला हुआ मिला, जो कि बहुत ही दुर्लभ शक्ति थी, जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक स्किल था। और इतना ही नहीं, खुद त्रिशूल एक प्राचीन त्रिशूल था, पर यह टेलीपोर्टेशन मैजिक अभी रुद्र का किसी काम का नहीं, क्योंकि रुद्र से उसका जादू ही छीन लिया गया और कहे रुद्र शरीर ऊर्जा का संचार बंद कर चुका था। रुद्र अपना स्टेटस को आगे देखता हुआ अननोन वॉरियर लिखा हुआ था और उसी के साथ WARRIORMAGICAL योद्धा का पावर स्टेटस 10 लेवल लिखा हुआ था। और उसकी के साथ रुद्र को हाइडिंग स्किल भी नीचे लिखा हुआ मिला, जिसका लेवल 3/10। इतना ही नहीं, रुद्र का मारक क्षमता 10-20 हजार हाथियों का ताकत के बराबर था, बचाव क्षमता 20,000 हाथियों का बचाव ताकत का बार और हेल्थ पॉइंट 30,000 हथियारों का हेल्थ पॉइंट के बराबर था। रुद्र vs शैडो वुल्फ। हर हर महादेव। रुद्र अपना सारा सामान डायमेंशनल स्टोरेज में रखता और दादाजी का पैर छूता हुआ वहां से निकल जाता अपनी नई सफर में। रुद्र को अपना घर छोड़े 5 दिन बीत चुका था। रुद्र खाने की तलाश में जंगलों के अंदर घुसता ही चला जा रहा था, पर रुद्र को जंगल में एक भी जानवर नहीं दिख रहा था और भूख से लाचार रुद्र जंगलों से होता हुआ एक गांव में पहुंच गया। गांव को देख रुद्र काफी खुश हुआ और गांव के अंदर चला गया, लेकिन रुद्र को गांव के अंदर जाने के लिए 10 कोप का सिक्का करके तौर पर देना पड़ा। रुद्र को इतना जोरों से भूख लगा हुआ था कि जरा भी ध्यान नहीं कि ढाबे का मालिक चिकन का मीट के लिए रुद्र से काफी ज्यादा सिक्के वसूला था। जहां पर एक चांदी के सिक्के पर चिकन का मीट मिलता था, वहीं पर रुद्र से एक नहीं बल्कि 200 ने सिक्के लिया था। ढाबे में ही पहले से बैठे गांव का मुखिया किसी दुविधा में नजर आ रहे थे और देखकर ढाबे का मालिक अफसोस करता हुआ बोला, अब न जाने इस गांव का क्या होगा, लगता हम सभी को इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ऐसी बातें जब का कानों में पड़ा, रुद्र जिज्ञासा होते हुए पूछ पड़ा और तभी गांव का मुखिया सब कुछ रुद्र को बता देता। सारी कहानी को सुनता हुआ रुद्र बोला, अगर मैं उस शैतान को मार डालूं तो मुझे इनाम का राशि मिलेगा। गांव का मुखिया और ढाबे का मालिक दोनों की आंखें चमक उठा और बोले, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम सिर्फ तुमको इनाम का राशि नहीं बल्कि वो 10 भेड़ दे देंगे। सुनकर रुद्र बोला। रुद्र खुश हुआ और वहां से उठता हुआ फिर से गांव के बाहर चला जाता और रुद्र एक सपाट स्थान पर उस शैतान का आने इंतजार करने लगा।
काफी देर इंतजार करने के बाद काले रंग का धुंध से ढका हुआ चार सुनहरी रंग का चमकीली आंखें दिखाई देता हुआ रुद्र काफी देर से काले धुंध के अंदर छिपा हुआ उस शैतान को देखने का कोशिश करता रहा। और जैसे जैसे काला धुंध सामने आता गया रुद्र साफ साफ देख सकता था वो कोई शैतान नहीं जैसे गांव वाले बोल रहे थे, बल्कि एक भेड़िया था। और शायद वो जादुई भेड़िया हो सकता क्योंकि भेड़िया के चारों तरफ काला रंग ऊर्जा निकल रहा था। रुद्र मन बोला इस जितना आसान होगा और इतना बोलते ही रुद्र अपने पूरे जोर से भेड़िया पर हमला कर देता। लेकिन जैसे ही रुद्र अपना हाथ पीछे लेने को हुआ रुद्र का हाथ बाहर आ ही नहीं रहा था। भेड़िया अपने सामने एक 19 साल का बच्चा को देखा तो हंसने लगा और बोल पड़ा उन गांव के लोग एक बच्चा को मुझे लड़ने को भेज दिया, खुद नहीं आ सकता था क्या? और हंसने लगा। भेड़िया का बातें सुनकर रुद्र को बड़ा बेइज्जती महसूस हुआ और अपने दूसरे हाथ से ही भेड़िया पर एक के बाद एक लगातार हमला करने लगा। रुद्र का हमला से भेड़िया को चोट तो नहीं लग रहा था लेकिन भेड़िया को गुदगुदी जरूर हो रहा था, इसीलिए भेड़िया हंस रहा था। और रुद्र को अपने अलग करता हुआ भेड़िया अपने जोरदार पंजों से रुद्र पर प्रहार करता और रुद्र उड़ता हुआ कुछ दूर जाकर गिरा। भेड़िया हंसता हुआ बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। रुद्र भी उसी के अंदाज में भेड़िया को जवाब देता हुआ बोला बस इतना ही दम है तुम्हारे प्रहार में। ये कहते हुए रुद्र का शरीर में काफी चोट आ चुका था लेकिन फिर भी भेड़िया के सामने निडर होकर बोले जा रहा था। रुद्र के बातों ने दो सिर वाले भेड़िया को बड़ा गुस्सा दिला दिया और तेजी से रुद्र के तरफ दौड़ता आ रहा था, लेकिन रुद्र अपने जगह से हिला तक नहीं और जैसे ही सामने आता भेड़िया रुद्र पर हमला किया। रुद्र किसी तरह भेड़िया के हमलों से खुद को बचाते हुए एक जोरदार लात भेड़िया का पेट पर मारा देता और रुद्र का लात उस जगह पर लगा था जहां पर कभी भी किसी भी मेल क्रिएचर को लगाना नहीं चाहिए। भेड़िया मुंह बनाकर दर्द से करारने लगा था और ऐसा करके रुद्र और अभी भेड़िया को गुस्सा दिला चुका था। कुछ क्षण के बाद रुद्र घायल अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा था और शैडो भेड़िया रुद्र पर हंसे जा रहा था। रुद्र किसी तरह अपने दोनों पैरों में खड़ा होते हुए त्रिशूल का आवाहन किया क्योंकि के पास अब त्रिशूल ही बचा था। रुद्र का व्यक्तिगत क्षमता भेड़िया की ताकत के सामने कुछ नहीं और ऊपर भेड़िया एक जादुई जानवर था। एक बार फिर से रुद्र और भेड़िया के बीच घमासान मुकाबला होने लगा और इस बार भेड़िया रुद्र का त्रिशूल से थोड़ा बचकर भागता था। देखकर रुद्र सुकून मिला। भेड़िया की तरफ निशाना लगता हुआ रुद्र त्रिशूल तेजी से भेड़िया के तरफ चला दिया, पर अगले ही भेड़िया त्रिशूल को अपने नाखून से रोकता हुआ रुद्र का बचा हुआ आशा भी तोड़ दिया। लेकिन इसी बीच रुद्र कुछ ध्यान दिया और फिर से अपना त्रिशूल को भेड़िया के तरफ चला दिया। त्रिशूल भेड़िया को छू पाता उससे पहले ही भेड़िया काले धुंध में कहीं गायब हो गया था। रुद्र को यकीन हो गया हो न हो भेड़िया को पता चल गया मेरा पास जो हथियार वो एक प्राचीन हथियार, इसीलिए सीधा सीधी लड़ना छोड़ छिपकर हमला कर रहा। रुद्र खुद से बोला मुझे एक मौका मिल गए तो मैं इस भेड़िया का काम तमाम कर सकता हूं। और रुद्र को बहुत जल्दी ही भेड़िया का मूवमेंट का पैटर्न जान चुका था और बस एक पल इंतजार करते हुए रुद्र त्रिशूल को बहुत ही तेजी से घुमाया शुरू कर दिया। जैसे ही भेड़िया अपने शैडो से बाहर आया रुद्र बिना एक पल भी गवाए त्रिशूल भेड़िया की तरफ चला देता। इस बार भेड़िया त्रिशूल को देख नहीं पाया और त्रिशूल सीधे जाकर पीठ पर लगा, जिसके बाद भेड़िया शरीर का राख में बदल जाता। पर मैजिकल भेड़िया अपने पीछे ब्लैक मैजिक क्रिस्टल को छोड़ देता और भेड़िया के मारते ही रुद्र का नोटिफिकेशन मिला। मैजिकल शैडो भेड़िया मार चुका। रुद्र भी क्रिस्टल को देख चुका था, इसीलिए मैजिकल क्रिस्टल उठाने गया तो उसे पहले ही त्रिशूल ब्लैक मैजिकल क्रिस्टल को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। त्रिशूल को मैजिकल क्रिस्टल को अवशोषित करते ही रुद्र को एक और नोटिफिकेशन मिला जो कि डार्क मैजिक था और उसके साथ ही रुद्र को एक नया स्किल शैडो स्किल मिला था जिसका इस्तेमाल करके रुद्र का कई परछाई बना सकता था। एक बार फिर से रुद्र अपना स्टेटस को देखता हुआ त्रिशूल जो डार्क जादुई पत्थर को अवशोषित करने पर त्रिशूल कुछ जादुई ताकत को अनलॉक कर चुका था, जैसे कि रुद्र को डार्क मैजिक नाम का नया स्किल मिला था। रुद्र धीरे धीरे समझ रहा था कि त्रिशूल किस तरह काम करता, क्योंकि त्रिशूल जितना भी जादुई पत्थर को अवशोषित करेगा रुद्र उतना ही जादुई स्किल मिलता जाएगा। लेकिन अब भी रुद्र के सामने एक दिक्कत था, जो कि रुद्र के पास अब भी जादुई ताकत नहीं था, तो जादुई स्किल का क्या करेगा? क्या कभी रुद्र अपना जादुई ताकत को वापस पा सकता, या फिर बिना जादुई ताकत के बिना ही रुद्र को आगे बढ़ते रहना होगा? हुआ रुद्र, हर हर महादेव। जादुई भेड़िया को हारने के बाद रुद्र काफी थक चुका और घायल भी था, इसीलिए गांव जाने से पहले रुद्र कुछ देर आराम करना चाहता था।
कुछ घंटे के बाद रुद्र वापस गांव आते ही गांव का मुखिया से मिलने चला गया और जादुई भेड़िया और अपने बीच हुआ लड़ाई के बारे में बता हुआ अपने इनाम का 500 सोने के सिक्के ले लेता। रुद्र काफी भोला था, इसीलिए उस खूंखार जादुई से लड़ने के लिए 500 सोने के सिक्के में मान गया। असलियत में जादुई भेड़िया बी ग्रेड लेवल का जानवर था, जो काफी ज्यादा ताकतवर था। भला रुद्र ये सब जानता भी कैसे बचपन से अकेला ही रहा और अपनी लाइफ कभी कोई लड़की को नहीं देखा था, इसीलिए रुद्र बता नहीं सकता कि लड़की कैसी दिखती। रुद्र गांव के मुखिया से बात कर ही रहा था कि सामने से खूबसूरत लड़की जिसकी स्किन का रंग लाइट डार्क थी, सामने से चलकर आ रही और हवा से उसकी खुली बाल लहराई रही थी। रुद्र का न ही चेहरा और न ही उसके खुले बाल पर था, बल्कि उसका नजर उस लड़की की बड़े बड़े वक्ष पर था, जो इतना बड़ा था कि कपड़ों के बाहर भी आ रहा था। ऐसी खूबसूरती को देखकर रुद्र कहीं खोसा गया था और खुद म खुद उस लड़की की तरफ जाने लगा। रुद्र अपना चेहरा उस लड़की वक्ष पर टिकाया हुआ ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने इतने करीब खड़े हैंडसम लड़के को देख दिल में कुछ हलचल हुआ। पर अगले ही रुद्र ने जो किया उससे नाराज होकर रुद्र को एक चांटा मार दी और रुद्र को बेशर्म बोलती आगे चली गई। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखा हुआ उसने चांटा क्यों मारी उसी के बारे में सोच रहा था। तभी सामने से एक चबी लकड़ी आती हुई नजर आई। रुद्र तुरंत उछालकर उसके पास पहुंच गया। इस चुबबैया गर्ल की वक्ष की साइज पहले वाली लड़की से भी बड़ा था, लेकिन खुद को पूरे कपड़ों में अड़की हुई थी। लेकिन उससे रुद्र का कोई मतलब नहीं, बस उससे जिज्ञासा था कि हमारा छाती इतना दबा हुआ, इन लोगों का छाती इतना निकला हुआ कैसे? उसके बाद भी वे लोग देखने में काफी खूबसूरत लगते कैसे? रुद्र फिर से उस चबी लड़की का वक्ष को दबाता हुआ पूछना चाहा। उसी पर लड़की बोल पड़ी, ओई माँ। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज और इस बार थोड़ा जोर से दबाया। इस बार लड़की बोली, दर्द हो रहा, मुझे छोड़ो। रुद्र को फिर अलग जवाब मिला तो एक बार दबाना चाहा, लेकिन उससे पहले उस लड़की का मर्द जो बिल्कुल अपनी पत्नी के पीछे ही खड़ा सब कुछ देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा, और उसी गुस्से से एक जोरदार घुसा रुद्र का चेहरे पर दे मारा और इस बार रुद्र का मुंह से निकलना हाथ है या हथौड़ा मेरा नाक तोड़ दिया। अपने नाक को पकड़ रुद्र बेचारों की तरह दोनों वहां से जाते हुए देख रहा था, और रुद्र के साथ जो भी हो रहा था सामने खड़ा गांव का मुखिया भी देख रहा था और जोर जोर से हंसे भी जा रहा था। नाक को पकड़ा हुआ रुद्र सामने से सबसे अलग लड़की को गांव की तरफ आते देख रहा था, क्योंकि वो लड़की गांव की लड़कियों की तरह गांव की कपड़े नहीं पहनी हुई थी। उस लड़की की कपड़े काफी सुंदर और उस कपड़े में वो लड़की काफी ज्यादा आकर्षण लग रही थी। रुद्र सोचा, उन दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे छोटी सी बात पर मार भी दी, लेकिन सामने आती इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला, और फिर से रुद्र वही गलती कर दिया। रुद्र सीधे उस लड़की के पास गया और पीछे से उस लड़की का वक्ष को पकड़ता हुआ दबाना शुरू कर दिया। इस बार वाली लड़की दर्द से चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि अपनी गुस्से का शिकार रुद्र को बना डाली और रुद्र को जो लात और घुसे से मारना शुरू की। रुद्र का हालात इतना खराब कि उसका पकड़ा भी जगह जगह से फट चुका था, और रुद्र जमीन पर लेटा उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। अब तक गांव के मुखिया के साथ ढाबे वाले भी आ चुका था, और रुद्र का ऐसी दशा देखकर दोनों कोई खिलखिलाकर हंसने लगे। रुद्र के पास दोनों आते हुए बोले, अगर तुमको वे सब करना था हमें बोलते, हम तुमको उस जगह पर ले जाते। दोनों के बातों सुनकर रुद्र अनसुना कर दिया और दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों हंस क्यों रहे थे? क्या तुम दोनों को पता है उन लोगों का छाती इतना बड़ा कैसा होता, जबकि मेरा और तुम्हारा अंदर की तरफ दबा हुआ? रुद्र के ऐसे सवालों पर दोनों रुद्र को देखे और रुद्र से कुछ पूछते हुए। तब जाकर उन दोनों को पता कि रुद्र आज से पहले कभी लड़की को नहीं देखा था। उन दोनों ने रुद्र कुछ बेसिक जानकारी दे दिया और रुद्र से बोला, आज शाम को गांव में जश्न है और ये जश्न सिर्फ तुम्हारे लिए, इसीलिए तुमको जश्न में शामिल जरूर होना होगा। शाम के वक्त गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे खड़े थे और रुद्र बिल्कुल गांव का मुखिया के साथ में खड़ा हुआ था। गांव मुखिया सभी रुद्र और उसके किए गए कारनामों के बारे बताते हुए बोला, अब जश्न को शुरू किया जाए। जश्न का माहौल और रुद्र नशे में चूर धीरे धीरे हिल डोल रहा, और सभी को नाचता हुआ देख रुद्र भी नाचना चाहता था। 19 साल का रुद्र अभी एक बच्चा ही था, लेकिन उसका शरीर काफी मर्दाना था। सभी के सामने शिव तांडव नाचता हुआ रुद्र का बड़ा बंधा हुआ बाल खुल चुका था। रुद्र और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। 5 फीट 9 इंच का लंबा छोड़ा रुद्र अपने धुन में नाचा जा रहा था। उसको जरा भी खबर कितने लड़कियों की नजर सिर्फ उस पर ही टिकी थी। नाचता नाचता रुद्र का नशा सिर तक चढ़ चुका था, और जैसे ही कुछ लड़कियां नाचने के बहाने रुद्र के करीब जाने को हुई, अचानक से रुद्र जमीन पर गिर गया और एक गहरी नींद में सो गया। लकी रुद्र गेट्स आध्यात्मिक पत्थर।
हर हर महादेव। सुबह होते ही रुद्र गांव से बाहर चला गया था। रुद्र को कम से कम गांव से माध्यम क्षेत्र में पहुंचने में लगभग 2 दिन से ज्यादा लग चुका था। जब रुद्र माध्यम क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचता तो प्रवेश द्वार में तैनात सैनिक सभी आने वाले व्यक्ति को रोककर उन सभी से आने का कारण पूछे जा रहे थे। ऐसे में रुद्र का भी बारी आया और रुद्र अपना एडमिशन लेटर द्वार पर खड़े तैनात गॉड को दिखाता हुआ बोला, मैं विजार्ड अकादमी में दाखिला लेने आया हूं। गॉड एडमिशन लेटर को देखते ही रुद्र को आगे जाने के लिए क्लेरिफिकेशन दे देता और रुद्र से बिना टैक्स दिए माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाता। शहर के अंदर आते रुद्र ने जब शहर को अपने इतने सामने से देखा तो रुद्र का होश कब का ही उड़ चुका था। शहर इतना भव्य था मानो सम्राट ने अपना साम्राज्य का हर एक कोने को खूबसूरत बनाना चाहता। और इतना ही सारे जगह में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बना हुआ कई सारे चीजें माध्यम क्षेत्र का एक मॉडर्न शहर बनाता था। और इसीलिए माध्यम क्षेत्र का दूसरा नाम एडवांस सिटी भी कह जाता। और इस एडवांस सिटी का कर्ताधर्ता और भारत का 5 सबसे ताकतवर में से एक आकाश चंद्रवंशी, जो एडवांस सिटी का साम्राज्य था। रुद्र सबसे पहले अपना अकादमी जाने को सोचाता हुआ किसी व्यक्ति से अकादमी जाने का रास्ता पूछाता और उस व्यक्ति था। कुछ देर के बाद रुद्र विजार्ड अकादमी के एंट्रेंस गेट पर सभी नए स्टूडेंट्स के साथ ही खड़ा हो जाता। कुछ देर बाद विजार्ड अकादमी के अंदर से कोई आता और सभी नए स्टूडेंट्स को अपने साथ चलने को बोलता। सामने से बड़ा जहां पर सारे स्टूडेंट्स एक लाइन खड़ा हो गया और एक इंस्ट्रक्टर सभी को बताता हुआ इस अकादमी में पढ़ने के लिए एक छोटा सा परीक्षा को पास करना होगा और सभी को सामने रखा हुआ 2 जादुई पत्थर को दिखता हुआ बोला, एक पत्थर जिसमें तुम अपना ताकत का प्रदर्शन करोगे और पास होने के लिए कम से कम 5000 अंक लाना काफी जरूरी, और दूसरा पत्थर जिसमें तुम हाथ रखोगे और पत्थर बताएगा तुम किस जादुई में अच्छे हो सकते, और उसी साथ के तुम सभी को अपना एक स्टेटस बॉक्स मिलेगा और योद्धा पहले ही अपना जादुई क्षमता कहीं दूसरे जादुई सेंटर में करवाया होगा, वो जानते स्टेटस बॉक्स क्या होता। अब एक एक कर आते जाओ। एक एक करके सभी जाने लगे और सबने अपना अपना ताकत का प्रदर्शन किया और लगभग सारे स्टूडेंट्स 6000 से लेकर 12000 के बीच अपना ताकत दिखाया था। अब आखिर में रुद्र बचा हुआ था। अपना जोरदार घुसा जादुई पत्थर में तो 36000 लिखा हुआ दिखाया, जिसको देख इंस्ट्रक्टर हैरान थे और रुद्र को दूसरे पत्थर पर अपना हाथ रखने को बोला। रुद्र जैसे ही दूसरे पत्थर पर रखा जादुई पत्थर में कोई चमक नहीं हुआ, जिससे इंस्ट्रक्टर नाखुश लग रहे थे और रुद्र को देखते हुए खुद से बोले, ये लड़का एक महान योद्धा बन सकता था लेकिन जादुई ताकत न होने पर काफी मुश्किल होगा, और इंस्ट्रक्टर को भी जाने को बोल दिया। दरअसल जिस पत्थर में इंस्ट्रक्टर नए स्टूडेंट मारक क्षमता का नाप कर रहा था, वो पत्थर एक बैल की ताकत दर्शाता था, जहां पर 4 बैल का ताकत एक हाथी का ताकत था। रुद्र अपना अकादमी बैच और अकादमी का गाइड बुक लेता हुआ के पीछे बड़ा सा जंगल की ओर जाने लगा। शाम ढलने के साथ ही जंगलों से जानवर और इंसानों का आवाज साफ साफ रुद्र सुनाई देने लगा, और रुद्र सभी के नजरों से छिपने के लिए हिडन स्किल का इस्तेमाल किया हुआ था, जो कि एक बेसिक था क्योंकि लगभग हर योद्धा हिडन स्किल को जानता और डिटेक्ट भी कर सकता। रुद्र को काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था और एक छोटा खरगोश को अपने सामने से जाता रुद्र एक पत्थर उठाकर अपनी पूरी ताकत से मारता, लेकिन रुद्र का पत्थर बीच हवा में टूटकर चकनाचूर हो गया, जिससे रुद्र हैरान तो था, लेकिन का हैरानी को और हैरान करने के लिए वो छोटा सा खरगोश अपनी छोटी मुट्ठी से रुद्र का मुंह पर एक जोरदार घुसा मारता हुआ को आंखें दिखाकर जाने लगा। रुद्र को जरा भी समझ नहीं पाया अभी अभी उसके क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रुद्र को खरगोश की चिढ़ाने वाला नजरों का ख्याल तुरंत उसी दिशा में भाग पड़ा। रुद्र को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि खरगोश उसका हिडन स्किल को एक्यूरेट जज कर सकता, पर कैसे। खरगोश का पीछा करते करते जंगलों के और अभी अंदर आ चुका था। इसका अंदाजा तब हुआ जब रुद्र खुद अपने सामने एक ग्रुप को एक बड़ा सा भालू से लड़ते देख रहा था। रुद्र आगे बढ़ते जाता। जब रुद्र सामना एक विशाल भालू से होता तो तुरंत अपना त्रिशूल निकालकर भालू के ऊपर चलाने को हुआ, लेकिन भालू के सामने से लड़कियों का ग्रुप को हमला करते देख पीछे हट गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। भालू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार लग रहा था। उसका हरा आंखें रात की अंधेरी में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और माथे पर लगा हुआ हरा क्रिस्टल जिससे भालू को ऊर्जा मिल रहा था। भालू का ताकत और माथे पर क्रिस्टल देखकर कोई भी बता सकता, सामने दिख रहा आम या जादुई भालू नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक भालू, जिसका शरीर और शरीर के अंदर से मिलने वाला आध्यात्मिक पत्थर बहुत ही ज्यादा खास होते। उस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां थीं और सारे लड़कियां का ड्रेस कोड देखकर रुद्र समझ चुका था, सारी लड़कियां विजार्ड अकादमी से थीं। इसीलिए रुद्र चुपचाप उन लड़कियों लड़ाई देखने लगता। भालू के साथ उन लड़कियों के साथ लगभग 6 घंटे से ज्यादा देर तक लड़ाई चलता कर रहा।
लेकिन परिणाम मिलने पर लड़कियों के ग्रुप्स ने पीछे हटना पड़ा क्योंकि 6 में से 3 लड़कियां भालू के हमला से काफी गंभीर चोट हुआ था और जरूरत पड़ने पर हीलिंग पोशन भी खत्म हो चुका था, जिस कारण लड़कियों का वो ग्रुप न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा। लड़कियों के साथ लड़ाई में भालू भी काफी घायल था, लेकिन अपना अपना कमजोरी लड़कियों को नहीं दिखना चाहता। लेकिन जब लकड़ियां पीछे हटने को हुई, भालू एक जोरदार दहाड़ लगाकर और भी ज्यादा डराता हुआ धीरे धीरे भालू भी जंगलों की गहराई में जाने लगा और रुद्र भी उसका पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद भालू अचानक से जमीन पर गिर गया और इसी पल मौका उठाता हुआ रुद्र अपना त्रिशूल सीधे भालू का छाती में घोंप दिया और बिना चीखे ही भालू दम तोड़ दिया। भालू के मरते ही रुद्र को नोटिफिकेशन मिला और रुद्र जल्दी से भालू का शरीर से आध्यात्मिक पत्थर निकल लिया और हरे रंग का क्रिस्टल भी माथे निकलकर भालू के साथ सभी को अपना डायमेंशनल स्टोरेज में रख दिया और छोटा सा मीट एक टुकड़ा काटकर वहां से कुछ दूर जाकर आग में पकाते हुए खाने लगा। पेट भर लेने के बाद रुद्र खुद को साफ करने को सोचा, वापस से हिडन स्किल का इस्तेमाल करते हुए नदी की तलाश करते चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद रुद्र को पानी बहने की आवाज आता सुन उधर चल दिया। जैसे जैसे रुद्र झरने के करीब जाता गया, रुद्र को एक खूबसूरत सिल्वर बालों वाली लड़की झरने में नहाती दिखी। लेकिन इसके बाद रुद्र पीछे नहीं हटा और धीरे धीरे कदमों से रुद्र उस लड़की की ओर करीब जाने लगा, क्योंकि रुद्र उस छुवन को भूल नहीं पा रहा था। और ऐसे में सामने एक नंग लड़की को देख रुद्र अपने होश में था ही नहीं। और जैसे ही रुद्र उस लड़की का वक्ष को पकड़ने को हुआ, उस लड़की को सिल्वर रंग का अचानक लहराने लगी और जैसी रुद्र का उस लड़की की सिल्वर आंखों पर गया, रुद्र समझ चुका। बिना देरी किए वहां से झट से भाग गया। नोट, योद्धाओं का पावर लेवल का स्टेज कुछ इस टाइप का होता है। बेसिक लेवल 0-20, 20वां लेवल पर आने से एक योद्धा का पावर 5000 आम हाथी के बराबर का ताकत होता। बिगिनर लेवल 21-30, 30वां लेवल में बढ़कर 20,000 हो जाता। इंटरमीडिएट लेवल ग्रेड डी 31-45, ग्रेड सी 46-99, 99वां लेवल में 50,000 तक हो जाता। एक्सपर्ट 100-120, 120वां लेवल में 1,00,000 हो जाता। लेकिन ये सब नॉर्मल योद्धा के साथ होता और जो योद्धा प्रतिभाशाली होता वो अपना ताकत इससे कई अधिक तक ले जा सकता। एडवांस 120 से 150, 150वां एक योद्धा का ताकत 4,00,000 हाथियों का ताकत का बार बार होता और एडवांस से भी आगे भी लेवल होता। रुद्र और वो लड़की, हर हर महादेव। सिल्वर बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एडवांस किंगडम की राजकुमारी चंद्रलेखा चंद्रवंशी थी। और उसी के राज्य में चंद्रलेखा से पंगा लेने मतलब खुद के लिए मुसीबत का गड़ा कोड़ना होगा। चंद्रलेखा की खूबसूरती की जी शुमार है, ठीक उसी तरह एडवांस किंगडम में उसका गुस्ले स्वभाव प्रसिद्ध है और आज तक किसी भी मर्द को अपने करीब आने नहीं दी। लेकिन रुद्र को नग्न देख लिया, जो उसकी प्रतिष्ठा की पूरी तरह से खिलाफ थी। वैसे तो एडवांस किंगडम जल्दी लड़ाई नहीं करता जैसे दूसरे पड़ोसी किंगडम आपस में किया करते हैं। भारत के अंदर 5 बड़े साम्राज्य है, जो कि फायर किंगडम, एडवांस किंगडम, किसिकिंधा किंगडम, प्रगज्योतिषा किंगडम और मुरुगन किंगडम। लेकिन इन सभी किंगडम के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं और उन राज्य की अधिपति खुद को राजा बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे साम्राज्य के अंदर होने के बावजूद भी स्वतंत्र होकर अपना कार्य करते हैं। चंद्रलेखा कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र वहां इतना फुर्ती से भाग निकला कि चंद्रलेखा के अंगरक्षक भी उसको घेर नहीं सके। शर्म और गुस्से की भाव से चंद्रलेखा किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर कहती तो उसी का बदनामी होती और फिर पूरी राज्य उसकी मजाक बना दिया जाता, जिस कारण चंद्रलेखा अब खुद ही रुद्र को ढूंढने को सोची और रुद्र की शकल को जहन में लाने के लिए पूरी रात झील के अंदर ही रहकर बिता दी। अगली सुबह चंद्रलेखा के अंगरक्षक चुपचाप विजार्ड्स एकेडमी से बाहर शहर में रुद्र को खोज रहे थे, लेकिन रुद्र तो विजार्ड एकेडमी में ही है। ऐसे में चंद्रलेखा के अंगरक्षक कभी भी रुद्र को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन एक ही एकेडमी में पढ़ने के वजह से रुद्र का सामना किसी भी चंद्रलेखा से हो सकता था। रुद्र को वॉरियर डिवीजन का स्टूडेंट के रूप में चुना गया था और विजार्ड एकेडमी में 3 डिवीजन है, जो कि कुछ इस तरह से एक दूसरे से बटे हुए हैं। पहला मैजिक डिवीजन, दूसरा वॉरियर डिवीजन और तीसरा जो कि बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस डिवीजन में पढ़ने वाले बच्चे दोनों कलाओं में माहिर होते और इसीलिए डिवीजन का नाम दोनों डिवीजन को जोड़कर रखा गया, जो है मैजिक वॉरियर डिवीजन। और इस साल की मैजिक वॉरियर डिवीजन का बेस्ट स्टूडेंट्स खुद चंद्रलेखा का नाम है। कक्षा के पहली बेल बजाने के पश्चात ही रुद्र दौड़ता हुआ रुद्र अपनी क्लास की ओर भाग रहा था। उसी वक्त चंद्रलेखा दूसरी ओर से हाथ में किताबें रखी आ रही थी। अचानक से एक ब्लाइंड स्पॉट आया और बूम, आउच! दर्द में चीखती हुई चंद्रलेखा बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे इसमें मेरा क्या गलती है? तुम भी तो देखकर आ सकती थी।
क्या बोलना तुमने? गुस्से से चंद्रलेखा किताबों की ढेर के बीच खड़ा होने की कोशिश करती हुई आगे बोली, फिर से कहो। हाँ, मैं फिर से कह सकता हूँ। इसमें मेरी, तुम। रुद्र भी अपने चंद्रलेखा को देखकर हैरान हो गया और वहां से भागना, लेकिन तभी ही उसका पैर फिसल गया और सीधे चंद्रलेखा के ऊपर गिर पड़ा, जिस कारण दोनों की होठ एक दूसरे की होठों से चिपक गई। अनायास घटना से चंद्रलेखा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन रुद्र का चेहरा बेशर्मी से लाल हो गया और चंद्रलेखा से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारी होंठ इतने मुलायम और खूबदार है। क्या करती हो अपने होठ पर जो ऐसी है? अपनी बारे में वाहियात शब्द सुनते ही चंद्रलेखा गुस्से से रुद्र को जल मुष्टिका से प्रहार की और खुद को रुद्र की जकड़ से छुटा ली और जोरदार थप्पड़ रुद्र को मारती हुई बोली, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मृत्यु का दंड दे सकती हूं, लेकिन मैं पहले तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ूंगी और फिर तुम्हें मृत्यु दूंगी। बॉज, अगर ये लड़का मुझे किसी भी हाल में इस एकेडमी बाहर दिखाई देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि ये किस प्रकार घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगता है। गुस्से में जाती हुई चंद्रलेखा को देख रुद्र बोल पड़ा, तुम तो गुस्से में और अभी प्यारी लग रही हो। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वैसे मेरा रुद्रा है। अगर किसी भी पल मुझसे मिलना, मुझे सिर्फ संदेश भेजवा देना, मैं उसी पल हाजिर हो जाऊंगा। अचानक से किसी ने सामने से आकर रुद्र के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का के प्रभाव से रुद्र सामने की दीवार टकरा गया। गाल पर हाथ रखता हुआ रुद्र कुछ पूछने को हुआ, पर तभी रुद्र पर अचानक से हमला होने लगा। अकेडमी के टॉप योद्धा में अपना नाम को अंकित कर चुका विशाल गुस्से मारता हुआ बोला, आज तक मैंने उसको छू नहीं सका, पर तुमने तो उसको चूम लिया। जानते हो ये देखकर मुझे कितना दर्द हुआ? नहीं, तुम नहीं जानते, इसीलिए तो तुम्हारे चेहरे पर अब भी वो हंसी है। लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। दोस्तों, इसको तब तक मारो जब तक इसकी सारी दांत टूट ना जाता। और फिर से विशाल के दोस्त रुद्र को मारना शुरू कर दिया। मन में बार बार चूमने दृश्य को देख खुद पर काबू ना रख पा रहा था और खुद पर काबू रखने के लिए सिगरेट को जेब से निकालकर मुंह में दबा लिया और रुद्र को मार खाता हुआ आनंद से विशाल देखने लगा। विशाल और उसके दोस्त अपनी सीमा को लांघते उससे पहले ही ट्रेनर रविंद्र वहां पर आ जाते और विशाल को सब कुछ रोकने के कहते हुए बोले, विशाल फर्स्ट ईयर का छात्र है, पहली गलती समझकर उसको माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं ट्रेनर रविंद्र, मैं किसको किसी भी हाल नहीं छोड़ने वाला। पर अगर आपको इसकी इतनी फिक्र है तो इससे कहे मेरे साथ रिंग में मुकाबला करे। अगर इसका लक अच्छा रहा तो जिंदा बच जाएगा, वरना सभी के सामने मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन ऐसा करने से तुम उसको सभी के सामने ही मार डालोगे, ट्रेनर ने कहा। और ट्रेनर की बातों को सुन रुद्र, जो मार खाकर किसी तरह से खड़ा हुआ था, बोल पड़ा, मुझे मंजूर है। रुद्र को मुकाबला स्वीकार करता सुन ट्रेनर और विशाल दोनों ही हैरान हो जाते। लेकिन फिर एक पल के बाद विशाल जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मैंने बहुत ही मूर्ख योद्धा को देखा, लेकिन तुम जैसा किसी को नहीं। अब सच में मजा आएगा। विजार्ड एकेडमी का बैटल एरिना। रुद्र और विशाल एक दूसरे के आमने सामने रिंग के अंदर खड़े हुए थे। विशाल की क्षमता असामान्य थी। वो एक अर्थ एलिमेंटल यूजर होने के साथ साथ तलवार कला को भी जानता था, जो अपने उम्र की योद्धा के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। मुकाबला शुरू होते ही विशाल अपनी जादुई ताकत से पूरी रिंग में मिट्टी का योद्धा बना दिया था। विशाल की ताकत का प्रदर्शन देख मुकाबला को देखने आए छात्र और अभी एक्साइटेड होने लगे और विशाल का ट्रेनर विनोद का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वही रुद्र हमला करने की कोई जल्दी नहीं कर रहा था और चुपचाप खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा था। रुद्र को यूं ही खड़ा हुआ देख विशाल ने कहा, मेरी चुनौती को स्वीकार, तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जवाब देता हुआ रुद्र बोला, अक्सर विरोधी योद्धा को यही गलतफहमी होती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय आते ही मैं तुम्हारा घमंड को उसी मिट्टी में मिला दूंगा जिस मिट्टी पर तुम्हारा इतना घमंड है। रुद्र इंस्टेंट विनिंग। हर हर महादेव। रुद्र का कपड़ा काफी पुराना था, जिसका रंग भी फीका हो चुका, और जब रुद्र अपना त्रिशूल निकलना, वो भी देखने में आम त्रिशूल लग रहा था, और जिसको देख लगभग सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से रुद्र का उपहास करने लगे और रुद्र से कहने लगे, काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन, जैसा कपड़े वैसा ही हथियार भी। अरे कपड़े सही पहने तो कोई बात नहीं, कम से कम हथियार तो अच्छा रखना था। और लड़ने इस अकादमी के टॉप 15 में रैंक बनाया वाला योद्धा से, अरे कम से कम लड़ने पहले ये तो जान लिया, तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो ट्रेनर विनोद, 5वां बेहतर स्टूडेंट्स। और तुम खुद को देखो, न ही तुम्हारे पास अच्छा सा हथियार और न ही तुम्हारे पास जादुई ऊर्जा, फिर तुमने इतना साहस कर लिया। अभी वक्त पहले ही हार मान लो तो विशाल भाई तुमको छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारा औकात नहीं योद्धा बनने का।
सभी स्टूडेंट के बातों को सुनकर विशाल भी कहाँ पीछे हटने वाला था। रुद्र को देखता हुआ और तंज कसता हुआ बोला, जाओ पहले कोई धन का हथियार खरीद लो, और हथियार खरीदने का पैसे ना हो तो किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, मैं ही दे दूंगा। लेकिन उससे पहले तुमको मुझे माफी मांगना होगा। और जैसे ही ट्रेनर मुकाबला शुरू करने को बोला, रुद्र बिना देरी किए त्रिशूल को अधिकतम गति के साथ विशाल के तरफ उछाल दिया। त्रिशूल का गति इतना तीव्र था, विशाल का बनाया हुआ जितना भी मिट्टी का पुतला और खुद के ढाल बनाया था, सब का सब टूटकर बिखर गया और सीधे त्रिशूल विशाल की आंखों को छूने वाला था कि विशाल चिल्लाकर बोला, मैं हार मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं मारो। इतना सुनते ही रुद्र अपना त्रिशूल को बीच हवा में ही रोक दिया और वापस आने को कमांड दिया। रुद्र को एडवांस सूत्रों को इस्तेमाल करते देख सभी हैरान थे और इधर रुद्र त्रिशूल को वापस रखता हुआ विशाल का पास गया और जोरदार घुसा मुंह में मरता हुआ बोला, अगर मैं चाहता मैं तुम अपने हथियार के बिना भी हरा सकता था, लेकिन तेरा ये घमंड मुझे जो तोड़ना था। आइंदा आज से मेरा रास्ता में आया तो नहीं तुम रहोगे और नहीं तुम्हारा ये घमंड। और रुद्र बैटल एरिना से जाने लगा। एरिना में सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गया, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इधर जैसे ही रुद्र एरिना से बाहर निकलना, सामने एक लड़की रुद्र की रास्ता रोकती हुई बोली, तुम हमारे ही अकादमी से हो? मुझे नहीं पता, और अगर पता होता तो अच्छे से खातेदारी करती। सामने वही लड़की थी जो रुद्र को विलेज में मिली और जो रुद्र को जमकर पिटाई की थी। श्रेया हाथ आगे बढ़ती हुई बोली, मेरा नाम श्रेया और तुम्हारा? रुद्र को अजीब लगा, लेकिन फिर भी जवाब देता हुआ बोला, रुद्रा, और वहां से जाने लगा। तभी श्रेया पीछे से आवाज देती हुई बोली, क्या मेरे जादुई जंगल चलोगे? वो क्या है ना, तुम अच्छे लड़ते हो और मुझे एक साथी की जरूरत। https://pocketnovel.onelink.me/tso/zuchbxmels। ध्यान से देखता हुआ बोला, तुम किसी और को चुन लो, मेरे पास वक्त नहीं, और वहां से चला गया। रुद्र को जाते देख तुरंत श्रेया चंद्रलेखा से टेलीपैथी बात करती हुई बोली, वो हाथ से निकल गया, तुम बोलो आगे क्या होगा। चंद्रलेखा दूर से ही रुद्र को देखते हुई बोली, कुछ मत करो, मैं खुद ही उसको देख लूंगी। श्रेया बोली, जैसी तुम चाहो राजकुमारी। विजार्ड अकादमी एडवांस सिटी के कैपिटल के अंदर बना होने से यहाँ पर मार्केट का भी बड़ा साधन और लगभग वो हर चीज मिल जाता जो एक योद्धा को चाहिए होता, जैसे कि बॉडी आर्मर, तरह तरह के हथियार, और कुछ हथियार ऐसे होते को सिर्फ कैपिटल में ही मिलता था, जैसे कि ऊर्जा वाले बंदूकें, और वो भी कई सारे हथियार उस दुकान में मिला करता था। रुद्र सिटी की कैपिटल में पहुंच चुका और चारों तरफ बड़ा बड़ा इमारत देखा तो देखता ही रह गया था। उन इमारतों को देखता हुआ रुद्र कपड़ों का दुकान चला गया, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो बाहर और अंदर का तापमान में जमीन आसमान का फर्क था। जिस कपड़ा को रुद्र देखकर अंदर आया था, उसका कपड़े का दम देखकर अंदर से हिल गया। 20,000 सोने का सिक्का रुद्र का पैरों से जमीन नहीं निकल गया, और कोई रुद्र के पास आता उससे पहले ही रुद्र वहां से निकल गया। और निकलने के बाद रुद्र सभी अच्छे दिखने वाले दुकान को दूर से ही देख रहा था, लेकिन अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा। रुद्र कैपिटल की रईस इलिक्का देख रुद्र काफी निराश था, क्योंकि उसके पास उतना सोने सिक्के नहीं। रुद्र का मूड खराब हो चुका था और सुबह से शाम भी चुका था। शाम होते ही कैपिटल रोशनी से जगमगाया गया था, लेकिन हमारा हीरो, जो अभी अपने पहचान से अनजान, यूं ही भूखे पेट कैपिटल की सड़कों में घूम रहा था। रुद्र अपने जेब में देखता हुआ, जिसमें कुल 300 सोने सिक्के ही बचा हुआ था, वो देखता हुआ रुद्र कैपिटल से बाहर जाने लगा। जब वापस जाने के पर जहां कुछ घंटों पहले एक दूगी दुकान देखा था, वहां पर मेला लगा हुआ देखा रुद्र हैरान हो गया। और इतना ही, सड़कों पर कई दुकानदार अपने सामान बेच रहे, साथ ही फूड इंस्टॉल भी लगा हुआ। इंस्टॉल के बगल में खाने का नाम और उसका दम भी लिखा था, जो कि 50 सोने सिक्के के अंदर ढेर सारा खाना खाया जा सकता। ये देखकर रुद्र कहाँ रुकने वाला था, अगले ही पल उस ठेला के पास जाकर पेट भर खाना खाया, और खाते खाते ही रुद्र एक दुकान को देख रहा था। अपना पेट भरने के बाद रुद्र सीधा उसी जगह पर चला गया और दुकानदार से बोला, मेरा पास भी बड़ा सा भालू है। और बोलते हुए ही भालू को बाहर निकलता हुआ बोला, देखा, उच्च कोटि का जानवर है, इसका क्या दम दोगे? क्योंकि मैंने कल ही इसका शिकार किया और मेरा दम 10,000 है। दुकानदार एक बार रुद्र को देखता हुआ तुरंत 10,000 सोने की सिक्के की थैली देता हुआ बोला, अगर जादुई जानवर लाओगे तो तुमको और भी सिक्के मिल सकते। रुद्र पूछा, एक जादुई खरगोश का शरीर कितने में खरीदोगे? दुकानदार खुश होता हुआ बोला, तुम्हारे पास है क्या? रुद्र जवाब देता हुआ, नहीं, लेकिन मैं ला सकता हूँ, पर सही दम मिलने पर। तो बताओ कितना दोगे? दुकानदार बोला, 5,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा और मत मांगना, मुझे भी कमाई करना।
इतना सुनकर रुद्र वहां से निकल गया। और इधर दुकानदार बोलता हुआ, अरे ठीक है 500 और बढ़ा देता हूँ। लेकिन रुद्र रुका नहीं। रुद्र वीएस रॉय। हर हर महादेव। अकादमी में रहते रुद्र को कुछ दिन हो चुका था और इसी बीच कुछ स्टूडेंट रुद्र को चैलेंज कर दिया। लेकिन रुद्र शर्त सुनकर सभी हैरान हो गए। रुद्र का शर्त था जितने भी स्टूडेंट से लड़ेगा रुद्र को 100 सोने की सिक्के चाहिए था। और लगभग 15 स्टूडेंट्स रुद्र से लड़ना चाहता और रुद्र का ऐसा सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था। तभी रॉय अपने साथियों से सोने के सिक्के इकट्ठा करते हुए रुद्र का हाथ में पूरे 1500 सोने सिक्के रखा और बोला कल मुकाबला। रॉय एक विंड मैजिशियन होने के साथ लेवल 20 था, जो रुद्र का लेवल से दुगना था। तभी ही रुद्र को कुछ ख्याल आया और जल्दी से हरे रंग का पत्थर को डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लिया। जो पत्थर रुद्र पकड़ा हुआ था वो आध्यात्मिक पत्थर था, जिसके मदद से रुद्र अपना आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ोतरी पा सकता और साथ ही साथ रुद्र का लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता था। रुद्र पत्थर को अवशोषित कर लिया, लेकिन रुद्र को ऊर्जा को पचाने के लिए कम से कम 1 दिन से ज्यादा का समय लेने वाला था। नेक्स्ट डे, मुकाबला का दिन। रुद्र से लड़ने सबसे पहले रॉय आया हुआ था, लेकिन रुद्र अभी तक एरिना नहीं पहुंचा था। सभी को लग कि रुद्र डर के मारे भाग गया होगा। उन लोगों का सोचना भी सही था, क्योंकि रुद्र लगातार 15 लोगों से लड़ने वाला था। ऐसे में कोई डर सकता था, रुद्र क्यों नहीं। लेकिन कुछ ही देर रुद्र एरिना में आता हुआ दिखा और सभी एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए वापस से बैठ गए। रॉय पहले से ही एरिना में खड़ा था। रुद्र को आता देखकर बोला, मुझे लगा तुम आना ही नहीं चाहते। रुद्र एरिना में आते ही बोला, तुम अकेले ही हो, बाकी सब कहाँ गए? क्या उन लड़कों को लड़ना नहीं? रॉय बोला, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम हम सबके साथ लड़ना चाहते? रुद्र हाँ में जवाब देता बोला, तुमने सही सोचा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि एक एक कर लड़ सकूं। दर्शकों ने जब सुना जोर जोर से शोर मचाने लगे और सारे स्टूडेंट्स रुद्र से लड़ने के लिए रिंग में आ गए। 1 बनाम 15 के बीच मुकाबला हो रहा था। ऐसे में एक अच्छे रेफरी का होना बहुत जरूरी होता। दर्शकों के बीच से खुद को मैच रेफरी बना लिया। इस बैटल को देखने के लिए खुद राजकुमारी चंद्रा और उसकी दोस्त प्रीति और श्रेया भी आई हुई थी। लेकिन रॉय अपने दोस्तों से बोला, मैं अकेले ही रुद्र लड़ना चाहता हूं। और रुद्र की तरफ देखता बोला, इससे तुमको तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। रुद्र तुम जैसे चाहो, मैं लड़ने को तैयार हूं। रुद्र और रॉय दोनों रिंग में आ गया और रिंग जादुई ढाल से ढक गया। दोनों योद्धा ने एक साधारण सा दिखना वाला तलवार को पकड़ा हुआ था। दोनों का तलवार आपस में टकराने लगा, लेकिन देखते ही देखते रॉय का तलवार कला के सामने रुद्र हारता हुआ दिख रहा था। लेकिन किसी तरह रुद्र अपना फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए बच रहा था। रुद्र को बस तलवार को धुनना आता था, ना कि चलाना। ऐसे में लड़ाई जितना लंबा चलेगा उतना ही रुद्र को तलवार के साथ मुकाबला करने में कठिनाई होगा। लड़ते लड़ते अचानक से रुद्र अधिक ताकत से हमला कर दिया, जिसके कारण दोनों का तलवार चटकने की आवाज करते हुआ टूट गया। रुद्र मन में बोला, चलो अच्छा हुआ टूट गया नहीं। ऐसा होते देख पूरा एरिना कुछ देर लिए शांत हो गया। अगले ही पल रॉय का मुंह पर एक जोरदार घुसा की आवाज से एरिना का शांति भंग हुआ। और जैसे ही रुद्र दूसरा घुसा मारने को हुआ, बीच हवा में ही रुद्र का घुसा रुक गया था। रुद्र कुछ समझ पाता उससे पहले रॉय का विंड प्रेशर रुद्र को दूर धकेल दिया। अचानक से अपने पर पलटवार होने से रुद्र संभाल नहीं सका और सीधे जाकर रिंग का जादुई ढाल से टकरा गया। उठता हुआ रुद्र खुद से बोला, कोई बात नहीं, कभी कभार मुझे भी मुंह के खाने पड़ते। इधर इस बार रॉय जादुई विंड तलवार को हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन रुद्र को जहां डरना चाहिए वहीं पर रुद्र निडर होकर सामने खड़ा था। रॉय जानता था कि रुद्र के पास ऐसा हथियार जो उसके बनाए जादुई ढाल को आसानी से तोड़ सकता अगर रुद्र पर ध्यान नहीं रखा। इसीलिए रुद्र से दूरी बनाकर रॉय लड़ना चाहता, पर यह भी पॉसिबल नहीं क्योंकि तलवार हाथ में और दूर से हमला सही नहीं बैठता। अगले ही पल विंड स्लाइस से रुद्र पर हमला करता हुआ रॉय। रुद्र भी तैयार था और इसीलिए विंड स्लाइस से बचता हुआ रुद्र सामने जाने लगा। लेकिन रॉय भी कमजोर नहीं था और रुद्र को अपने तरफ आते देख एक साथ 10 विंड स्लाइस से रुद्र पर हमला कर दिया। हमला करते ही रॉय ऊर्जा की कमी से हांफने लगा। अचानक से 10 विंड स्लाइस को अपने तरफ आता देख रुद्र मुश्किल स्थिति में आ गया था और बचने की कोशिश करता हुआ। इसी कोशिश में रुद्र को एक विंड स्लाइस छूता हुआ निकल गया और लगते ही रुद्र का हाथ से खून निकलना शुरू हो चुका था। रॉय अपने विंड स्लाइस बेकार होता देख रुद्र एयर बॉम्ब से हमला कर दिया। छोटे छोटे एयर बबल जैसे ही रुद्र का शरीर को छूता तुरंत ब्लास्ट कर जाता था। रुद्र काफी घायल हो चुका था, लेकिन इतना होने के बाद भी रॉय का करीब नहीं पहुंच पाया था। रुद्र खुद से चिड़चिड़ा होते जा रहा था और रॉय को देखने लगा।
औरत भी रुद्र को कुछ सुझा और अपनी पूरी गति से रॉय की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अपने तरफ रुद्र को ऐसा भगता देख रॉय भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन रुद्र के पहुंचने से पहले ही रॉय अपने चारों तरफ जादुई ढाल का निर्माण कर चुका था। रुद्र इतने गुस्सा में था, उसका अंदाजा भी नहीं हुआ उसने कितना ताकत से रॉय पर प्रहार किया था। और अगले ही रॉय का जादुई ढाल टूट गया और रुद्र का गुस्सा सीधे मुंह में लगा। रॉय वहीं पर चारोकाने चित हो गया था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही हराया, 14 अभी बाकी था। इसीलिए अपने हाथ में रॉय का तलवार पकड़ता हुआ रुद्र बोला, आ जाओ, तुम सब एक साथ ही निपटा दूंगा। आगे क्या हुआ जाने के लिए पड़े 10,000 गोल्ड कॉइन। हर हर महादेव। इतना सुनते सभी ने एक साथ ही रुद्र पर हमला कर दिया, और लेकिन पालक झपते ही रुद्र सभी को वहां का बॉस कॉनन बता दिया और सारे 14 लोग रिंग में गिरे पड़ा था। तभी किसी ने रुद्र ललकारता हुआ। रुद्र उस इंसान की ललकार को अनसुना कर दिया और एरिना के बैटल ग्राउंड से बाहर जा ही रहा था, फिर से उसी इंसान का आवाज रुद्र को सुनाई दिया। रुद्र अपने मन चलो एक और मुकाबला हो जाए, और उसको देखता हुआ बोला, इन सब मुझे लड़ने के लिए मुझे सोन मुद्राएं से भुगतान किया था। तभी रुद्र की बातों को समझता हुआ नील मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुमको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन जीते पर। रुद्र भी मुस्कुराता हुआ बोला, तुमको हारने के बाद ही इनाम लेने में मजा आएगा। रुद्र नहीं जानता था जो योद्धा उसे लड़ने के लिए चैलेंज दे रहा वो असल में अकादमी के नंबर 5 योद्धा में अपना स्थान बनाया हुआ था, और योद्धा का नाम नील, जो एक आइस मैजिशियन। नील और रुद्र में एरिना आ चुके थे, अब मुकाबला शुरू होने का देरी था। नील अपने मन में कहता, तुम मुकाबला तो शुरू करो, तुम्हारा सारा हेकड़ी ना निकल दूं तो मेरा नाम नील नहीं। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान मुकाबला होने लगा। एरिना में बैठे दर्शक मुकाबला को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगे। अचानक से आइस का बड़ा सा टुकड़ा रुद्र का शरीर में जा घुसा। रुद्र बर्फ के टुकड़े को निकल पता उस पहले ही नील अपनी बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक साथ 10 नोकीले बर्फ के टुकड़े रुद्र के तरफ फेंक दिया। रुद्र कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही आइस निडल के टुकड़े रुद्र का शरीर में जा घुसा। रुद्र का शरीर खून से लथपथ हो गया और एक ही जगह पर खड़ा रहा। रुद्र जरा सा भी खिदमत नहीं किया बर्फ के टुकड़े को अपने शरीर से हटाने के लिए, बस अपने ही किसी ख्याल में खोया हुआ था। तभी ही रुद्र को नील का आवाज सुनाई देने लगा। नील एरिना में बैठे सभी लोगों से कह रहा था, रुद्र एक बहुत बड़ा चीटर, क्योंकि इसका शरीर हमारे जादुई शक्तियां का प्रतिरोध कर सकता था और इसलिए हमारी शक्तियां इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अगर चौथे चरण का जादुई शक्तियां से हमला करते इसका शरीर उस जादुई ताकत का प्रतिरोध नहीं कर सकता। रुद्र सुन सकता था नील उसके बारे में क्या बोल रहा, लेकिन को हैरानी हुआ, इसको कैसे पता कि मेरा जादुई शक्तियां प्रतिरोध कर सकता था। रुद्र किसी तरह उठा और नील से मुकाबला करने के लिए खुद का शरीर से आइस निडल हटाने लगा। रुद्र जैसे ही नील की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, उसी वक्त नील ने भी रुद्र आइस निडल के टुकड़े से रुद्र अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। नील ने रुद्र के ऊपर आइस निडल का बारिश सा कर दिया, रुकने का नाम ही ले रहा था। इस बार नील जादुई लेवल 5वें चरण के आइस निडल से हमला किया था। रुद्र पहले वाले हमले से ठीक से रिकवर नहीं हुआ था और उस पर आइस निडल का बारिश, और आइस निडल का आकार इतना छोटा था और ऊपर से आइस निडल बहुत ज्यादा मात्रा में था, और देखते ही देखते रुद्र का शरीर में आइस निडल घुसता चला गया। किसी तरह रुद्र दर्द को सहन कर रहा था, तभी ही आइस निडल का एक टुकड़ा सीधे रुद्र का शरीर का हड्डियों में जा घुसा। रुद्र का मुंह से अनायास ही चीख निकल गया, और चीख इतना भयानक कि दर्शकों को कान बंद करना पड़ा था। रुद्र पूरा तरह से घायल हो चुका था। रुद्र का शरीर से खून पानियों की तरह बह रहा था। इतना खराब हालत रुद्र का देखकर दर्शकों को भी रुद्र पर तरस होने लगा था। रुद्र का आवाज भी शांत हो चुका और रुद्र का शरीर बर्फ का टुकड़ों से ढका हुआ था और रुद्र एक ही जगह पर शांत होकर खड़ा था। नील यहाँ पर भी नहीं रुका और रुद्र बेइज्जती से हारने के नील एरिना का तापमान पर कंट्रोल करने लगा, और देखते ही देखते तापमान इतना नीचे गिर गया कि एरिना में बर्फ जमना शुरू हो गया था। नील अपने साथियों को देखते हुआ, तुम इससे डर रहे थे जिसका पास सिर्फ बड़बोलेपन के सिवाय कुछ यहाँ तक एक ढंग सा हथियार भी नहीं। ऐसे योद्धा से डरना मतलब हमारे डिवीजन का इज्जत उतारना, ऐसे हम लोगों लड़ना दूर रहने का भी काबिलियत नहीं रहता। भले ही रुद्र जम चुका था, लेकिन नील का एक एक बात रुद्र को साफ साफ सुनाई दे रहा था। ऐसे रुद्र भी शांत होकर अपना ऊर्जा को इक्का कर रहा था, क्योंकि नील का आइस मैजिक रुद्र को इतना आसानी से नहीं जमा सकता, क्योंकि रुद्र का पूरा समय बर्फीले इलाके में रहकर बिताया, जहां का तापमान -30 डिग्री से सभी नीचे जा पहुंच जाता। कुछ देर बाद जब नील अपना भाषण लोगों को दे रहा था, तभी ही अचानक से रुद्र बर्फ के शीले को तोड़ देता। बर्फ का टूटने का आवाज एरिना में बैठे सभी के कानों में जाता और सभी एकटक रुद्र को ही देखने लगते। रुद्र का शरीर से खून बहना बंद हो चुका था।
नील ने जब देखा उसे यकीन हुआ, लेकिन नील कुछ कर पता कि रुद्र का घुसा रुद्र का मुंह में जा लगता। नील उड़ते हुए एरिना के दीवार से टकरा जाता और मुक्का इतना जोरदार था कि एक ही मुक्का से नील का मुंह से खून निकल चुका था। नील भी बड़ा योद्धा था, इसीलिए नील तुरंत खुद को संभाल लिया। रुद्र बड़ा सा बर्फ का गोला से हमला किया, पर अगले ही पल जो रुद्र पहले छोड़ देता था, लेकिन इस बार बर्फ का गोला को अपने तरफ आता देख वहां से हिला नहीं और बर्फ का गोला पर घूसों से हमला करने लगा। रुद्र का घूसों में इतना तेजी था कि जहां भी घुसा लगता वहां पर गर्मी पैदा हो जाता। देखते ही देखते रुद्र कुछ ही सेकंड बर्फ का गोला चकनाचूर कर दिया था। नील भी इसी पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही बर्फ का गोला टूटा, नील तुरंत आइस स्पीयर से रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र अनजान था पर देख सकता, और जैसे ही आइस स्पीयर रुद्र का छाती से टकराता उसी समय रुद्र त्रिशूल को अपने हाथ में लेकर आइस स्पीयर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता। नील के साथ साथ सभी हैरान थे, क्योंकि अगर के हथियार था तो बिना हथियार का क्यों लड़ रहा था। सवाल थे पर जवाब नहीं। अब रुद्र की बारी था। रुद्र अपने जगह से ही त्रिशूल को नील की तरफ फेंक दिया और का तेजी इतना ज्यादा कि नील को कुछ करने का मौका दिया नहीं और सीधे जाकर नील का छाती में घुस गया। रुद्र नील के पास आते हुआ बोला, मेरे सोने सिक्के नहीं तो तुम्हारी जान जाएगा। नील बिना देरी किए अपना स्टोरेज बॉक्स 10,000 सोने के सिक्के निकलकर रुद्र को दे दिया। दर्शक भी हैरान अपने जगह पर बैठ रहे थे और रुद्र सभी की तरफ देखता हुआ पूछा, कोई और योद्धा है जो मुझे सोने के सिक्के देना चाहता। रुद्र के ऐसे सवाल से दर्शकों को होश आया, पर कोई होगा जो रुद्र का चुनौती को स्वीकार करेगा। सडन अटैक ऑन रुद्र। हर हर महादेव। 2 दिन बीत चुका था, रुद्र अपने चोट से ठीक से उबरा भी नहीं पाया था। रुद्र को अकादमी के हेड मास्टर का बुलावा आया गया। नारायण रेड्डी जो कि अकादमी का हेड मास्टर और रुद्र के दादाजी का बचपन का दोस्त भी। नारायण रेड्डी अपने केबिन में बैठा हुआ था। रुद्र केबिन का दरवाजा ठकठकता हुआ आवाज लगाया। नारायण रेड्डी समझ चुके रुद्र ही होगा, इसलिए अंदर आने को बोलते। रुद्र अंदर आते नारायण जी को गुरुजी बोलकर संबोधित करता हुआ सवाल किया, गुरुजी अपना बुलाया था। नारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, शायद तुमको शंभुनाथ मेरे बारे में नहीं बताया, इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। नारायण जी, मैं तुम्हारा दादाजी का दोस्त नारायण रेड्डी और उस नाते तुम भी मुझे दादाजी बुला सकते। और तुमको यही जानना चाहिए, तुम्हारे दादाजी इस अकादमी के संस्थापक हैं। रुद्र चुपचाप सुन रहा था। नारायण जी खुद ही से मैं जिस काम के लिए वो बताया नहीं, तुम्हारे दादाजी चाहते तुम हथियार बनाने का तरीका सीखने के लिए, और भी यही चाहता, सीखने में थोड़ी कठिनाई पर जब सीख जाओ तब तुमको इसका महत्व देखने को मिलेगा। रुद्र को एक पर्ची देते हुए बोले, रामपुर नगर चले जाओ, वहां पर मास्टर को मिलकर पर्ची दिखा देना। रामपुर नगर अपने आप ही बहुत बड़ा मर्चेंट को अड्डा, वहां पर सब कुछ जो तुम चाहो सब कुछ, वहां पर रईस लोगों का आना जाना लगा रहता। नारायण जी रुद्र से पूछते, तुमको क्या लगता, क्या तुम सीखना चाहते या नहीं सीखना चाहते। रुद्र बोलते हुआ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वैसे भी अगर मैं हथियार बनाना सीख जाऊं इससे मुझे मदद मिलेगा और दूसरे से अलग मेरा स्टेटस जो कि भविष्य में फायदा मिलेगा। एक तो मैं हथियार अपने लिए बना भी सकूंगा और हथियार को बेच भी सकूंगा। नारायण जी जादुई पत्थर को रुद्र के सामने करते हुए बोले, रुद्र जाने से अपनी पूरी ताकत से इस जादुई पत्थर पर एक घुसा मारो, मुझे जानना है तुम्हारा लेवल भी कितना। रुद्र अपने गुरुजी का बात मानते हुआ एक जोरदार घुसा जादुई पत्थर पर मार देता। उसका जो निकला वहां पर नारायण जी कोई और भी होता, उन लोगों को भी रुद्र की ताकत पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए नारायण रेड्डी एक और बार रुद्र को जादुई पत्थर पर घुसा मारने बोले। इधर रुद्र को कुछ समझ नहीं, पर गुरुजी का बात मानता हुआ एक और घुसा जादुई पत्थर पर मार दिया। इस बार भी परिणाम वही निकला, बेसिक लेवल 13, पावर लेवल 95 हाथियों के शक्तियों का बराबर। नारायण रेड्डी अपने मन बोला, कोई भी योद्धा बेसिक लेवल उच्चतम पायदान को पार करने के बाद भी उस योद्धा क्षमता 90 हाथियों के बराबर भी नहीं होता, लेकिन मेरा जो खड़ा उस योद्धा क्षमता अभी ही 95 हाथियों के बराबर हो चुका। अभी तक ऐसे बहुत ही कम योद्धा हुए हैं जो अपने बेसिक चरण को उच्चतम के साथ पार किया होगा। रुद्र को देखते हुए नारायण जी खुद से बोले, मानना पड़ेगा तुमको शंभुनाथ, तुम्हारे पोते की जो काबिलियत, ऐसा काबिलियत बहुत कम योद्धाओं के पास देख को मिलता। एक दिन मेरे सामने खड़ा योद्धा एक महान योद्धा बनेगा और दुनिया इस योद्धा की शक्तियों के सामने अपना सर झुकाएंगे। नारायण जी मन सोचते, अगर किसी को रुद्र की ऐसी ताकतों के बारे पता चला तो पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएंगे। रुद्र जो इतने देर से खड़ा था नारायण जी से बोला, गुरुजी क्या मैं अब रामपुर जा सकता हूं, वैसे भी मुझे अकादमी कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। नारायण जी बोले, हाँ तुम जा सकते, लेकिन तुम मेरा एक बात मानोगे। रुद्र बोला, आप सिर्फ हुक्म दीजिए गुरुजी।
नारायण जी रुद्र को बताते हुए बोला, रुद्र तुम्हारा पास दूसरों योद्धा से कुछ ज्यादा और अद्भुत क्षमता, इसलिए आज के बाद तुमसे कभी भी कोई बोलेगा कि जादुई पत्थर में घुसा मारने को तुम अपनी पूरी शक्तियां से मत मरना। हो सके तो धीरे अपना घुसा मरना, इससे तुम्हारी शक्तियां के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता चलेगा और ना ही कोई तुम्हारा दुश्मन बनेगा। रुद्र बोला, मैं समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। नारायण जी बोले, अच्छा अब तुम रामपुर जा सकते, और एक बात का ध्यान रखना, मास्टर मनोहर जो एक रामपुर के प्रसिद्ध वेपन मास्टर, उनका शिष्य बनना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मास्टर मनोहर अपना शिष्य बहुत ही मुश्किल से किसी को बनाते। नारायण जी रुद्र को एक स्क्रॉल देते हुए बोले, इस स्क्रॉल में जादुई तलवार का इस्तेमाल कैसे करते उसके बारे में लिखा, और जो योद्धा बिना जाने जादुई तलवार का इस्तेमाल करता वो योद्धा अपने जादुई तलवार का सही से प्रदर्शन नहीं पाता। रुद्र स्क्रॉल को लेता हुआ अकादमी से बाहर चला जाता, लेकिन रुद्र को कब से कोई पीछा कर रहा था इस बात से रुद्र अनजान था। हमलावर बस एक सही मौके इंतजार, और वो मौका हमलावर मिल गया जब रुद्र जंगलों से होके जा रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर ने रुद्र के ऊपर पर हमला कर दिया और रुद्र के ऊपर तीर से हमला कर दिया। तीर सीधे जाकर रुद्र का पीठ में लगा, रुद्र चीख पड़ा। हमलावर कोई नहीं बल्कि विशाल ही था। विशाल अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए विशाल मार्केट से उच्च कोटि वाला तीर और धनुष खरीद लिया, क्योंकि उसे पता चला कि रुद्र जादुई का शक्तियां को कुछ हद तक प्रतिरोध कर सकता था। विशाल उसके बाद एक पल के लिए भी नहीं रुका और रुद्र के लगातार तीर से हमला करने लगा। रुद्र पिछले लड़ाई से पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाया था और फिर से किसी ने रुद्र पर पीछे से हमला कर दिया। रुद्र को 2-3 लग चुका था, लेकिन रुद्र अभी तक उस हमलावर को ढूंढ नहीं सका। ऐसे में एक ही जगह पर रुककर हमलेवार को सीधा टारगेट नहीं बनाना चाहता था। अगले पल रुद्र शहर की तरफ भागने लगा, लेकिन विशाल रुद्र का पीछा नहीं छोड़ा। पीछा करते ही विशाल रुद्र पर तीरों से हमला कर दिया। अब तक 10-15 तीर रुद्र को लग चुका था। रुद्र का ज्यादा खून बहने से कमजोरी लगने लगा। किसी तरह बचते बचाते रुद्र शहर पहुंच गया। विशाल जो जंगलों के बीच में छिपकर हमला कर रहा था वहीं पर रुक गया। रुद्र एक दुकान से ढेर सारा रिकवर पोशन खरीद कर पी लिया। जब जाके रुद्र का चेतना सही से काम किया और उसके साथ ही रुद्र का शरीर से खून बहना बंद हो गया। रुद्र उसी दुकानदार से मास्टर मनोहर के बारे पूछ लिया। कुछ देर बाद रुद्र मास्टर मनोहर के वर्कशॉप के बाहर खड़ा था। एक खूबसूरत लड़की रुद्र को अपने पीछे आने को बोलती रुद्र भी उसके पीछे हो लिया। रुद्र अब मास्टर मनोहर के सामने खड़ा था और मास्टर मनोहर वो पर्ची देख रहे थे जो नारायण जी रुद्र के हाथों भेजवाया था। पर्ची देखते हुए मास्टर मनोहर बोले, तो तुमको वेपन मास्टर बनाना है क्या? तुम हथियार के बारे में कुछ भी जानते हो? रुद्र सीधे तौर से नकार दिया। मास्टर मनोहर जाने तो खुद से बोले, कहाँ फंसा दिया तूने नारायण, एक नौसिखिया को मुझे सिखाना के लिए बोला दिया। चलो तुम्हारा एहसान है मुझे पर, इसीलिए तेरा बात को मान रहा हूँ। मास्टर मनोहर रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुम आज से ही हथियार बनाने का ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो और कौन कौन सा हथियार होता उसके में भी जानना शुरू करो। सामने खड़ी लड़की को देखते हुए मास्टर मनोहर बोला, इसको इसका कमरा दिखा दो। 1 सप्ताह बीत चुका था। रुद्र अब कुछ हथियार के बारे में जानने लगा था। कभी कभार मास्टर मनोहर खुद रुद्र को हथियार कैसे बनाते उसके बारीकी बताना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते 10 दिन बीत गया। थोड़ा समय में ही रुद्र को हथियार का ज्ञान अच्छे से हो गया था। रुद्र अपने खाली समय के दौरान सामने बड़ा सा अखाड़ा में चला जाता और अखाड़ा में हर दिन लगभग 100 से भी ज्यादा योद्धा मुकाबला करने आते थे। रामपुर नगर काफी बड़ा था और इस नगर काफी चीज ऐसा था जिससे रुद्र कभी देखा नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े उच्च इमारत बना हुआ जिसमें ऑक्शन हाउस, शराब घर, प्रोस्टिट्यूशन हाउस, हथियार घर, जादुई गोलियों और जड़ी बूटियों जैसे चीज मिला करते थे। रुद्र को बहुत मन करता था घूमने जाने को, लेकिन जा नहीं पाता था। इसी तरह 14 दिन बीत चुका।